गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। और उसमें हम लोगों ने 4 पार्ट में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं चैप्टर की। और आज हम लोग लाइकेन और एल्गी को पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 4 पार्ट में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोडक्शन देखा, बैक्टीरिया देखा, वायरस एंड प्रोटोजोआ देखा और फंगी देखा। और आज हम लोगों को एल्गी करना है। तो देखिए, एल्गी के बारे में इन्होंने जो जो दिया था वो सब पॉइंट मैंने नोट कर लिया है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं और किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एल्गी जो है वो किस जगत में आता है। तो एल्गी जो है वो पादप जगत में आता है, यानी कि वनस्पति जगत में एल्गी को रखा गया है। उसके बाद ये हरित लवक युक्त होता है। देखिए, इससे पहले मैंने बैक्टीरिया और फंगी जब बताया था तो आपको ये पॉइंट बताया था कि ये जो आपका ये बैक्टीरिया है वो हरित लवक रहित होता है, यानी कि उसमें हरित लवक नहीं होते हैं। फंगी हरित लवक रहित होता है, लेकिन जो आपका एल्गी है, शैवाल है, वो हरित लवक युक्त होता है। तो इसी तरह कंपैरिजन करके हमको पढ़ना है कि अगर हमने एल्गी का पढ़ लिया कि हरित लवक युक्त होता है, तो बैक्टीरिया और फंगी का आपको आंसर देना है अपने आप को ही कि फंगी में फंगी हरित लवक रहित होता है और बैक्टीरिया भी हरित लवक रहित होता है। ये संवहन ऊतक रहित होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। स्वपोषी होता है, यानी कि अपने भोजन का निर्माण खुद करता है, अपने आप पर ही डिपेंड रहता है। जैसे पेड़ पौधे नहीं होते हैं स्वपोषी, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे ही एल्गी भी क्या है, स्वपोषी है। आप खुद ही समझ जाइए, अगर ये पादप जगत में आता है तो पादप जगत या वनस्पति जगत में जितने भी लोग आएंगे वो क्या होंगे, वो स्वपोषी होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत ईजिली उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पेपर में अगर वो पूछ लेता है कि एल्गी जो है वह स्वपोषी है, परपोषी है, क्या है, तो अगर आपको ये पॉइंट माइंड में क्लिक है कि एल्गी पादप जगत में आता है, यानी कि वनस्पति जगत में आता है, प्लांट किंगडम में आता है, तो जाहिर सी बात है प्लांट किंगडम में जितने भी लोग हैं वो कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे। तो ये भी क्या है, स्वपोषी है। तो ऐसे ही कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है। हरित लवक युक्त तो होता है ये बैक्टीरिया और फंगी, हरित लवक रहित होता है या स्वपोषी होता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए, सेल्यूलोज की बनी होती है अगर इसकी सेल वॉल, तो बैक्टीरिया और फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मैंने बताया था बैक्टीरिया और फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद संचित भोजन। देखिए, फंगी में मैंने बताया था कि वो फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जो शैवाल होते हैं यानी कि एल्गी होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये अपना भोजन फूड के फॉर्म में, मतलब फूड को स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और अगर फंगी का पूछ लिया जाए तो वो अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रचलन के लिए। देखिए, मतलब जैसे हम लोग के हाथ पैर होते हैं, हम लोग पैरों की सहायता से चलते हैं, वैसे एल्गी भी मूवमेंट करता है। तो उनके तो पैर नहीं होते हैं, तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने बैक्टीरिया में भी बताया था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजला होता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि प्रचलन के लिए फ्लोजिला से वो मूवमेंट करते हैं। मतलब एल्गी में क्या होता है, फ्लोजिला, और जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सब पूछे गए हैं कि एल्गी जो है वो फूड का स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। चलने के लिए क्या होता है इनके पास, फ्लोजिला। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। हरित लवक युक्त होते हैं, रहित होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं या युक्त होते हैं ना, किस जगत में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क। देखिए, पॉन्ड सिल्क का नाम सुनते ही हमें एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक का नाम याद आता है, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी और वो एक पॉन्ड सिल्क ही थी। तो पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क और स्पाइरोगायरा, ये सभी एक ही नाम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क ये क्या है, स्पाइरोगायरा को ही हम लोग पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क बोलते हैं।
उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, तो देखिए साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़े थे तो वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात किए थे। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको BGA भी बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो या साइनोबैक्टीरिया हो, ये दोनों एक ही नाम है। पेपर में क्वेश्चन इसका इस तरह से आया था कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में उपयोगी शैवाल, मतलब ऐसा कौन सा शैवाल है जो फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में उपयोगी होता है? तो क्लोरेला को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नए नए पॉइंट जो निकल के आते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्लोरेला ये क्वेश्चन में आया था कि ऐसा कौन सा शैवाल है जो फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में उपयोगी होता है? तो क्लोरेला होगा। तो ये एक पॉइंट था एल्गी में। उसके बाद किसकी उपस्थिति से मनुष्य में डूबने से मृत्यु का पता लगाया जाता है? देखिए, अगर कोई डेड पर्सन है और उसकी बॉडी में डाइटम मिलता है तो जो भी उसका पोस्टमार्टम करता है उसको ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है। तो जो पोस्टमार्टम में अगर बॉडी में डाइटम का प्रेजेंस शो होता है तो वो एक रीज़न बताते हैं कि बॉडी में डाइटम मिले हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो डूबने से हुई है। तो किसकी उपस्थिति से मनुष्य के डूबने से मृत्यु का पता लगाया जाता है? तो वो डाइटम की उपस्थिति से पता चलता है कि मनुष्य की जो डेथ हुई है वो डूबने से हुई है। देखिए शैवाल, देखिए आपने वॉलवॉक्स सुना होगा, वॉलवॉक्स का नाम बहुत सुना होगा। जैसे आपने विब्रियो का नाम सुना था बहुत ज़्यादा, विब्रियो बैक्टीरिया, लेकिन वहाँ से उसका वो विब्रियो क्यों कहलाता था? क्योंकि कॉमा के आकार का होता था वो बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया था? विब्रियो। वैसे ही वॉलवॉक्स क्या है? ये एक शैवाल है। तो जो शैवाल झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और देखो बायो की भाषा में यहाँ पे शैवालों के समूह को कॉलोनियल बोलते हैं ना। तो जो कॉलोनियल के रूप में रहते हैं यानी कि झुंड में जो शैवाल रहते हैं वही वॉलवॉक्स कहलाते हैं। तो ये एक टर्म है शैवाल का ही, तो शैवाल ये भी है वॉलवॉक्स, लेकिन ये ऐसे शैवाल होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, तो वॉलवॉक्स कहलाते हैं। पेपर में यही आया था कि जो शैवाल समूह में या कॉलोनियल के रूप में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो वॉलवॉक्स कहलाते हैं। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एनेबिना नॉस्टॉक, ये एक शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? एनेबिना नॉस्टॉक। और ये एक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए, ये स्पाइरुलिना एक शैवाल है और जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, और इन्हें हमें ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार रिवाइज़ करके याद कर लेना चाहिए कि एनाबिना नॉस्टॉक के बारे में क्या था। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और स्पाइरुलिना एल्गी का क्या काम है? तो ये मतलब कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए, आपने सुना होगा ना, लाल सागर सुना होगा, रेड सी। तो रेड सी का रंग लाल क्यों होता है? जैसे पॉन्ड सिल्क में आपने देखा होगा हरे हरे कलर का ऊपर सरफेस नज़र आता है, हरे हरे कलर का। तो वो पॉन्ड सिल्क को क्या उसमें कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरोगायरा उसको बोलते हैं ना, स्पाइरोगायरा, वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क। तो वैसे ही रेड सी आपने नाम सुना होगा। रेड सी को रेड सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका पानी लाल होता है। तो उसके पानी लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसे शैवाल पाए जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं। उस शैवाल का नाम क्या है? तो उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरीथियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम। तो ये एक ऐसा शैवाल है जो लाल कलर का होता है और ये रेड सी में पाया जाता है, इसीलिए उसका पानी रेड दिखाई देता है। तो रेड सी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें एल्गी जो पाया जाता है वो ट्राइकोडेस्मियम एरीथियम नामक एल्गी पाया जाता है और जिसका रंग लाल होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला शैवाल। देखिए, उत्तरी अटलांटिक में जो शैवाल पाए जाते हैं उनको सारगासम बोलते हैं।
तो सारगासम ये बहुत इम्पोर्टेंट शैवाल है। उत्तरी अटलांटिक में जो भी शैवाल पाए जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वो कौन से कहलाएंगे, वो सारगासम कहलाएंगे। तो देखिए, रेड सी में जो पाया जाता है शैवाल उसको ट्राइकोडेस्मियन एरिथियम बोलते हैं, और जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में शैवाल पाए जाते हैं वो सारगासम है ना। प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पाइरुलिना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वायुमंडल में जो करते हैं एनाविना नॉस्टॉक है। उसके बाद आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा समुद्रों में समुद्रों से आयोडीन प्राप्त होती है, यानी कि उन समुद्रों में कौन सा ऐसा शैवाल पाया जाता है, तो लेमिनेरिया शैवाल पाया जाता है, और उसी शैवाल से ही हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेमिनेरिया शैवाल और उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जापान में समुद्री सलाद की संज्ञा दी जाती है। देखिए, अल्वा को जापान में समुद्री सलाद बोला जाता है। ये अल्वा क्या है, एक एल्गी है, और इसको समुद्री सलाद बोला जाता है जापान में। अब देखिए, ये 3 टर्म आपको ध्यान रखने हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। क्या कौन कौन से टर्म हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। अब देखिए, जैसे आपने जब फंगी पढ़ रहे थे हम लोग, तो ब्लैक फंगस होता है ना, येलो फंगस होता है, वाइट फंगस होता है, ब्लू फंगस होता है। तो मैंने बताया था कि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लू फंगस क्या है ना, वाइट फंगस क्या है, किस फंगस को ये नाम दिया गया है ना। तो वैसे ही हमारे एल्गी में भी होता है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, साइनोफाइसी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो लाल शैवाल किसको बोलते हैं, लाल एगी किसको बोलते हैं, रोडोफाइसी। अब देखिए, रोडो आर आर हो गया रोडो, और रेड हो गया लाल, तो रोडोफाइसी लाल शैवाल, ऐसे याद रख सकते हैं। और बेट्रा कोस्पर्गम इसका नाम है, इसका नाम क्या है, बेट्रा कोस्पर्गम स्पर्मम। उसके बाद फियोफाइसी को भूरी शैवाल बोलते हैं, जिसको फ्यूकस या सारगासम इसके एग्जाम्पल हैं भूरी शैवाल के। फियोफाइसी किसको बोलते हैं, भूरी शैवाल को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फ्यूकस और सारगासम। और सारगासम के बारे में भी बताया कि वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले शैवाल हैं। उसके बाद लाल शैवाल, इसको ये रोडोफाइसी किसको बोलते हैं, लाल शैवाल को, रेड शैवाल को, जो कहाँ पाए जाते हैं, लाल सागर में पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो बेट्राको स्पर्मम। उसके बाद साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद एक कोशिकीय हरित शैवाल। देखिए, मैंने बताया था जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक कोशिकीय जो भी हरित शैवाल हैं उनके नाम बताए हैं। तो उनके नाम की अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनस है। क्लेमाइडोमोनस ये किस वर्ग में आता है, ये क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है। और ये क्लोरोफाइसी वर्ग किस समुदाय का हिस्सा है, क्लोरोफाइटस समुदाय का। तो क्लोरोफाइटस समुदाय के क्लोरोफाइसी वर्ग में क्लेमाइडोमोनस आता है, और एक कोशिकीय हरित शैवाल है। ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि पेपर में आया था, 4 ऑप्शन थे और आपको उसमें से बताना था इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्योंकि शैवाल एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। तो पेपर में एक कोशिकीय शैवाल का पूछा था, और एक कोशिकीय शैवाल, उसमें एक ऑप्शन था क्लेमाइडोमोनस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लेमाइडोमोनस एक कोशिकीय हरित शैवाल है जो क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है, और ये क्लोरोफाइसी वर्ग क्लोराफाइटस समुदाय का हिस्सा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एल्गी से रिलेटेड थे। इसके बाद हम लोग लाइकेन के बारे में जानते हैं। जैसे फिजिक्स में एक आपने सुना होगा मैकेनिकल एनर्जी। जब भी हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, तो कोई भी है तो वो यही बताता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। वैसे कभी भी आपसे कोई लाइकेन पूछे ना, तो लाइकेन क्या है, लाइकेन कवक प्लस शैवाल का मिश्रण जो है वही लाइकेन कहलाता है। कवक प्लस शैवाल का मिश्रण क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। और इसमें कवक को हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं और शैवाल को हम लोग फाइकोबायंट बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पूछा था कवक को क्या बोलते हैं, नहीं, इनमें से क्या कवक है, माइकोबायंट या फाइकोबायंट। तो माइकोबायंट कवक है और फाइकोबायंट शैवाल है, और कवक और शैवाल के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर वायु
वायु प्रदूषित है तो लाइकेन वहाँ पे सूखने लगता है। तो इसलिए ये सूचक है उसका कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, लाइकेन है। पेड़ों की झाल पर उगने वाले लाइकेन, जो लाइकेन पेड़ों की झाल पर उगते हैं उनको कार्टिकोल्स बोलते हैं, और जो खाली चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स बोलते हैं। तो ये कार्टिकोल्स और सेक्सिकोल्स आपको ध्यान रखना है, दो ऐसे लाइकेन हैं जो अलग अलग स्थानों पे उगने के कारण इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो कौन कौन से नाम है, कार्टिकोल्स और सेक्सिकोल्स। कार्टिकोल्स पेड़ की झाल पर उगने वाले और सेक्सिकोल्स खाली चट्टान पर उगने वाले। बाकी प्रोटोजोआ की हम लोग बात कर चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है तो सबसे पहले जब मैंने बैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो वो साइनोबैक्टीरिया हुआ था। और साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पहला ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषी जीव है, और ऐसा माना जाता है इसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति साइनोबैक्टीरिया के कारण ही हुई है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्रकट हुआ वो साइनोबैक्टीरिया, और इसी के कारण ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन युक्त वातावरण अगर हुआ है पृथ्वी पर तो वो साइनोबैक्टीरिया के कारण ही हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि जैसे हम लोग पैरों से मूवमेंट करते हैं वैसे बैक्टीरिया लोग में मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है। तो मैंने 3 पॉइंट इससे रिलेटेड बताए थे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होता है, तो उनको मैंने बताया था एट्राइकस बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही सिरों पर फ्लैजेला पाया जाता है, उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके केवल एक ही सिरे पर फ्लैजेला पाया जाता है, तो उनको मोनोट्राइकस बोलते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने बैक्टीरिया में बताया था। तो अगर आपको वो पता है तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक सिरे पर फ्लैजेला पाया जाता है, अभी बताया मोनोट्राइकस होगा, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, बैक्टीरिया, तो आपको अच्छे से याद होगा कि बैक्टीरिया क्या है, एक मोनेरा, मतलब इसको मोनेरा में रखा गया है, क्योंकि मैंने जब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल बताया था, RH विटेकर वर्ड को 5 किंगडम में बांटा, तो मोनेरा में आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था। तो यानी कि जो भी बैक्टीरिया होगा वो किस में आएगा, मोनेरा समूह में। तो देखिए, बैक्टीरिया ये भी है साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सभी तो बैक्टीरिया हो गए। तो बैक्टीरिया मोनेरा समूह में तो आता है, लेकिन डायटम जो है वो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। मोनेरा समूह एक कोशिकीय यूकार्योटिक है जो प्रोटिस्टा जगत में आता है। मैंने डायटम का एग्जाम्पल आपको प्रोटिस्टा में कराया था। तो ये अगर प्रोटिस्टा से संबंधित है तो मोनेरा से कैसे संबंधित होगा, क्योंकि ये देखिए, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, डायटम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो प्रोकार्योटिक होते हैं और डायटम यूकार्योटिक है। और यूकार्योटिक जो होते हैं वो किस में जाते हैं, वो आपके प्रोटिस्टा में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डायटम ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर यानी कि ईस्ट का क्या काम होता है। तो ये पॉइंट तो मैंने ईस्ट में आपको बताया है कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बताया था कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जो ईस्ट होते हैं यानी कि खमीर होते हैं वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में और ईस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो उसने शराब बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो अभी आज ही की वीडियो में मैंने आपको शैवाल बताया है, और शैवाल में मैंने एक कोशिकीय शैवाल के नाम बताए थे, जिसमें आपको बताया था क्लेमाइडोमोनस जो है वो एक कोशिकीय
शैवाल है, बल्कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कारा ये भी एक तरीके के शैवाल हैं, लेकिन ये बहुकोशिकीय हैं। शैवाल दो तरीके के होते हैं, एक कोशिकीय भी, बहुकोशिकीय भी, लेकिन इनमें से जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोशिकीय शैवाल है और बाकी क्या है, बहुकोशिकीय शैवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक का मतलब समझ रहे हैं, कवक का मतलब फंगी, और मैंने बताया था बैक्टीरिया और फंगी इन दोनों का ही जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, और जो आपका ये एल्गी होता है इसका सेल वॉल किसका, सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पे कवक का पूछा है तो वो काइटिन होगा, बैक्टीरिया भी यहाँ पूछता तो भी काइटिन होता, लेकिन अगर यहाँ पे एल्गी पूछ लेता तो क्या हो जाता है, सेलुलोज हो जाता। आज ही की वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। मतलब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किस समूह में शैवाल को रखा जाता है। तो आपको पता होगा शैवाल को पादप जगत में रखा जाता है, और जो भी पादप जगत होता है वो किस में आता है, वो थैलोफाइटा वर्ग में आता है, और ये जो थैलोफाइटा है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो अब यही है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही आया कि शैवाल किस समूह से संबंधित है, तो आपको पता है शैवाल जो है वो वनस्पति जगत में आता है, और वनस्पति जगत में सबसे बड़ा जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है वो क्या है, थैलोफाइटा। तो यहाँ पे शैवाल का क्या शैवाल किस में आएगा, वो थैलोफाइटा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है, कवक, वायरस, शैवाल या राइजोबियम। तो देखिए मैंने शैवाल जब पढ़ाया था तो हमने बोला था कि ये पर्णरहित युक्त मतलब कि हरित लवक युक्त होते हैं। तो हरित लवक युक्त होते हैं और स्वपोषी होते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये किस में आते हैं, पादप जगत में आते हैं। तो बहुत से रीज़न है कि यहाँ पे शैवाल होगा, पादप जगत में आता है, पादप जगत स्वपोषी होता है, ये हरित लवक युक्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, सीटेट में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये तो मैंने जब आपको बैक्टीरिया बताया था तो मैंने बताया था कॉलीफॉर्म जीवाणु है जो गंगा नदी में पाया जाता है, तो यहाँ पे कॉलीफॉर्म जीवाणु होगा। ये देखिए पंजाब टेट में आया है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव, तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जो है वो बैक्टीरिया है। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया क्या है, सबसे छोटा सजीव जीव है, और कोशिका भित्ति वाला तो ये यहाँ पर जीवाणु होगा। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। उसके बाद ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल, दही, चीनी या साधारण नमक। तो अल्कोहल ईस्ट के उपयोग में ब्रेड बनती है, अल्कोहल बनता है, बियर बनती है, तो इन सभी के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ए में जीवों का मिलान और कॉलम बी में दिए गए कार्य से पहचानिए। देखिए लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मतलब दूध होता है, तो लैक्टोबैसिलस से समझ में आ गया दूध से रिलेटेड कौन है, तो ये दही का जमना। तो लैक्टोबैसिलस का क्या होगा, दही होगा। तो ये हो गया आपका पहले का, लैक्टोबैसिलस दही का हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ठीक है, प्रोटोजोआ तो अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि प्रोटोजोआ का क्या होगा। प्रोटोजोआ मलेरिया रोग फैलाने का काम क्या करता है, प्रोटोजोआ ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये दूसरे का हो गया, ठीक है। उसके बाद राइजोबियम और विषाणु, तो आपको पता होगा जो एड्स डिसीज़ है वो क्या है, एक वायरस डिसीज़ है, तो ये विषाणु का क्या हो जाएगा, एड्स, यानी कि ये फोर्थ का हो जाएगा। फिर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, तो ये थर्ड का हो जाएगा। तो थर्ड का क्या होगा, राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अब पढ़ने के बाद चीज़ें कितनी आसान लगने लगती हैं आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य में पाई जाती है। कवक द्रव्य है, देखिए मतलब कि माइकोप्लाज्मा। तो मैंने आपको जब सेल बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, और माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है। तीनों पॉइंट बताया था। जब सेल बताया था मैंने तो उसमें बताया था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। तो कवक द्रव्य है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। मैंने ये भी बताया था कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं ना। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है पीपीएलओ का फुल फॉर्म,
ल्यूरोप न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ़ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी टफ एटमॉस्फेयर में भी निवास कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया वाला जब पॉइंट बताया था तो उसमें बताया था कि बहुत टफ एटमॉस्फेयर में भी ये ज़िंदा रह जाते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होगा, तो वो राइजोबियम होगा। तो यहाँ पे राइजोबियम होगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने किए और बहुत अच्छा डेटा इन्होंने दिया हुआ था और उसको एक एक टॉपिक करके हम लोग ने 5 सेक्शन में पढ़ा। तो आप पांचों पार्ट ज़रूर देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, लाइकेन, प्रोटोजोआ ना, जितने भी क्वेश्चंस आए थे किसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आज हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोगों ने साइंस में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और जैसा कि इन 3 चैप्टर पे रेड मार्क भी लगा दिया है। ऐसे एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।